इंडिया डे लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रुक करते हैं बड़ी और अहम खबरों की ओर। पहली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उचित मूल्य की दुकानों के लिए ईपीओएस आधारित नई कमीशन प्रणाली का शुभारंभ करने लोक भवन पहुंचे हैं। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत कोटेदारों का कमीशन 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं बता दें आपको कि साथ ही ईपीओएस आधारित फीडबैक प्रणाली भी शुरू कर दी गई है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए प्रदेश के स्कूलों में फर्श, शौचालय, पेयजल, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और फर्नीचर जैसी सुविधाओं में सुधार किया गया है। वहीं बता दें कि उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कई स्कूलों में भवन और शिक्षक नहीं थे। वहीं सुविधाओं के अभाव में बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे। हम लोग स्कूल का भ्रमण करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। यानी ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन दिखता है कि उस परिवर्तन को भी नकारात्मकता में बदलने के लिए लगातार जिन लोगों ने कर नहीं पाए, आज वे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और यही स्थिति आप सबके लिए भी हुआ। प्रदेश का परसेप्शन ठीक हो, उचित मूल्य विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणा ठीक हो, इसी के लिए 2017 में हम लोगों ने ई-पॉस मशीन लगानी प्रारंभ की थी। ई-पॉस मशीन हम लोगों ने उस समय कहा था कि नहीं भाई, सिंगल डोर स्टेप होगा। एफसीआई के गोदाम से सीधे कोटे की दुकान पर फेयर प्राइस शॉप तक हम सिंगल डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने का काम करेंगे, बीच में नहीं, सीधे पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हुई। मीडिएटर नहीं रहेगा। सरकार और उचित मूल्य विक्रेता के बीच में कोई बैरियर नहीं रहेंगे। हम सीधे उनको देखेंगे, सीधे उन तक संवाद बनाएंगे। अरे केवल उसी में नहीं, बेसिक शिक्षा परिषद का ही आप देखें। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल की अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले क्या स्थितियां थी। भूख से मौत होती थी। गरीब का राशन कार्ड कोई ना कोई सपाई अपने घर में रख लेता था और बेचारा भूख से मरता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 15 करोड़ लोग प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में राशन की सुविधा। निराश्रित लोगों को, दिव्यांगजनों को जो दुकान तक नहीं आ सकते, उन लोगों के राशन को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। 2 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं।
1,53,00,000 परिवार ऐसे थे जिन लोगों के पास कभी बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पाए थे, उनको फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। भी हम लोग स्कूल का पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी ब्यूरो चीफ शशांक श्रीवास्तव। शशांक श्रीवास्तव जी, आप हमें बताइए कि कोटेदार इस तोहफे को कैसे देख रहे हैं। देखिए प्रिया, साफ तौर पे बात कहना गलत नहीं होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल ने हमेशा ही सभी वर्गों का ध्यान रखा। ऐसे क्रम में अगर आज की बात करें तो एक बड़ी सौगात दी है उत्तर प्रदेश के जो कोटेदार हैं उनके लिए। उचित मूल्य की दुकानों के लिए EPOS की आधारित नई कमीशन प्रणाली शुभारंभ की गई, जिसमें पहले की व्यवस्था में अब उनको बढ़कर के कमीशन राशि मिलेगी। पहले जो 90 रुपए हुआ करती थी वो 125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, जिससे कहीं ना कहीं अब जो कोटेदार हैं उनके अंदर खुशी की लहर है। साफ तौर पे इसमें POS आधारित फीडबैक प्रणाली की भी शुरुआत की गई है। और आज के दिन की अगर बात करें, CM योगी ने इस पूरी योजना को लेकर कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए प्रदेश के स्कूल पर शौचालय, पेयजल, क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, फर्नीचर जैसी सुविधाओं में सुधार किया गया। 2017 के बाद पहला ऐसा हुआ है जो कोटेदारों के जो कमीशन है उनको बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कोटेदारों के जो कमीशन 90 रुपए से बढ़ के 125 रुपए हुआ किया, उससे उनमें खुशी की लहर है। जी, और वही बताइए कि ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए जो स्कूलों में सुधार को लेकर सरकार की आगे की क्या योजना है इसमें। देखिए, साफ तौर पे मॉडर्न क्लास बनाए जाने को लेकर के उच्च शिक्षा प्रणाली और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दिए जाना सरकार के हमेशा प्राथमिक लक्ष्य रहा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की जो तस्वीर है और 2017 के बाद की जो तस्वीर है, योगी 2.1 की बात कर रही है, योगी 2.0 की बात कर रहे, लगातार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बेसिक शिक्षा विभाग ने करने का काम किया है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, विद्यालयों के फर्श से लेकर के वहाँ का रंग रोगन, वहाँ की जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं थी, उसमें कहीं ना कहीं आमूल चूल परिवर्तन हुए, जिसके बाद में अब ये कहा जा सकता है कि जो बच्चा है जहाँ पढ़ने जाता है वहाँ का वातावरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस बात को यानी बेस जो बेस होता है उसकी आवश्यकता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समझा, अपने अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की बात कर ले, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री की बात कर ले, तो साफ तौर पे सभी लोग इस बात को लेकर तत्पर थे। कहीं ना कहीं कायाकल्प योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे वो हायर एजुकेशन हो, वहाँ का कायाकल्प हुआ, तस्वीर बदली। कहीं ना कहीं अब जो निजी विद्यालयों के जो बच्चे अपने जो लोग थे बच्चों को ले जाना चाहते थे, वो चाहते हैं कि कम पैसे में आधुनिक सुविधाओं से लैस वही सुविधाएं अगर प्राथमिक विद्यालयों में मिले तो क्यों ना हम बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों पढ़ाए। सरकार की प्राथमिकता भी सरकार इसके लिए लगातार काम भी करे। जी प्रिया। जी शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय के छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर दुबग्गा बाईपास पर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं बता दें कि छात्राओं ने मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने की मांग की है। छात्राओं ने दुबग्गा बाईपास से बालागंज की ओर जाने वाले रास्ते पर प्रदर्शन किया, जिससे कि लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मौके पर पहुंचे ADCP पश्चिम और पुलिस अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्राओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और यातायात बहाल कराया। बता दें कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की जो है कि कमी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर छात्राओं ने प्रदर्शन किया। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सावन मास के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव के मंदिरों में आस्था का सैलाब जो है उमड़ पड़ा है। वहीं सुबह से ही हजारों श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते नजर आए। मंदिर परिसर और आसपास के इलाके हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट पर रही है। वहीं आपको बता दें कि मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सावन की तीसरे सोमवार के अवसर पर देश भर में शिव भक्ति और श्रद्धा का जो है अद्भुत नजारा देखने को मिला है।
वहीं हापुड़ में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस कप्तान कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने जिले की कानून व्यवस्थाओं को लेकर और बेहतर और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 5 इंस्पेक्टरों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। बता दें कि तबादले के तहत इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं बता दें कि माना जा रहा है कि इस फेरबदल के जरिए जिले में पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने और कानून व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। नए दायित्व संभालने वाले इंस्पेक्टर अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद विभागीय स्तर पर नई जिम्मेदारियों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं गोरखपुर में महिलाओं से चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को कैंट पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कैंट पुलिस एंटी थेफ्ट सेल और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय उर्फ मंगरू और संजय के रूप में हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों ने 20 और 29 जुलाई को कैंट थाना क्षेत्र में महिलाओं से चेन छीनने की घटनाओं को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 2 चेन, वारदात में इस्तेमाल बाइक, 2 देशी तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान एंटी थेफ्ट सेल के कांस्टेबल भूपेंद्र यादव भी घायल हो गए, जिन्हें की अस्पताल भेजा गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। आज दिनांक 16/17 की रात थाना कैंट पे मुखबिर द्वारा एक सूचना दी, जिसमें विगत के कुछ दिनों में हुए स्नैचिंग के अभियुक्त फिर से एक बार घटना करने की फिराक में थे। सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए पेडलेगंज के आसपास चेकिंग स्टार्ट कर दी गई। 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों को चेकिंग के लिए रुकने के लिए कहा गया, तो वो रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तब उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। पुलिस ने अपने बचाव के लिए उत्तर में फायरिंग की। उसमें जो 2 अभियुक्त बांदा में पेशी के दौरान फरार हुआ कैदी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि 14 अगस्त को बाथरूम जाने के बहाने सिपाही को चकमा देकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी एनडीपीएस समेत कई अन्य मामलों में जेल में बंद था और पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 5 टीमों का गठन किया था और गिरफ्तारी करने वाली टीम के लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। चिल्ला और तिंदवारी थाना पुलिस के साथ एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को चिल्ला थाना क्षेत्र के पपरेंदा रोड से पकड़ा गया। वहीं बता दें कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना तिंदवारी क्षेत्र में थाना तिंदवारी, थाना चिल्ला और जनपद के एसओजी के संयुक्त टीम्स द्वारा एक अभियुक्त संजय सिंह को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में आपको अवगत करा दें कि ये अभियुक्त संजय सिंह एनडीपीएस और गैंगस्टर जैसे मुकदमों में डिस्ट्रिक्ट जेल में निरुद्ध था और 14 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेशी के दौरान ये बाथरूम जाने के बहाने से हेड कांस्टेबल को चकमा देकर भाग खड़ा हुआ था और इस के पश्चात थाना कोतवाली नगर में समीचीन धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर लिया गया था। साथ ही 5 टीम्स का गठन कर लिया गया था इस अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए। तकनीकी साक्ष्य, लोकल इंटेलिजेंस और 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस अभियुक्त को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके पश्चात मुखबिर की सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और इसे अरेस्ट करने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इस अभियुक्त के पैर पर गोली लग गई। इसकी हालत सामान्य है और जिला अस्पताल में इसका इलाज कराया जा रहा है और आगे की विधि। बढ़ते अगली खबर की ओर। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में वैशाली किन्नर के घर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। वहीं एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 2,95,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और 3 मोबाइल फोन, 2 315 बोर के तमंचे,
कारतूस और खोखे बरामद किए गए। आपको बता दें कि घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में तीनों आरोपियों ने गंगा घाट क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। वहीं बता दें कि 7 अगस्त को डकारी कर्मी बिजला मऊ में वैशाली किन्नर के घर तमंचे की नोक पर लूट हुई थी। दिनांक 16/8/2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 6/8/2026 को जो त्रिभुवन खेड़ा में वैशाली किन्नर के यहाँ लूट हुई थी, उससे संबंधित अभियुक्त विकलांग गेट के सामने मौजूद हैं। यदि जल्दी की जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर गंगा घाट पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस द्वारा घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इस प्रक्रिया में 2 अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर में 2 अभियुक्त घायल हो गए व तीसरे को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। 2 घायल अभियुक्तों का नाम सईद उर्फ शोएब तथा सफीक उर्फ जग्गा है तथा तीसरे को जिसे दौड़ाकर पकड़ा गया था उसका नाम अली रजा उर्फ राजा। वहीं लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने पीड़िता के तहरीर के बाद की है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पीड़िता के शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक खीरी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देवकली रोड पुलिया के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। दिनांक 15 अगस्त 2026 को थाना कोतवाली सदर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ 3 युवकों के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। खीरी पुलिस द्वारा तत्काल जिला अस्पताल के साथ समन्वय स्थापित कर पीड़िता का उपचार कराया गया एवं तत्काल अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया। आज दिनांक 16 अगस्त 2026 को तीनों नामजद अभियुक्त मधुमेश मिश्रा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव एवं विशु कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई। वहीं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंच गया है। प्रताप विहार के माता कॉलोनी और स्वदेशी चौक इलाके में हुई इस घटना में आकाश नामक करीब बता दें कि 26 वर्षीय युवक को गोली लग गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक रविवार रात करीब 9:15 पर कहासुनी के दौरान अमन नाम के युवक ने कथित तौर पर आकाश पर फायरिंग की। घटना के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं घायल युवक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष पहले से एक दूसरे को जानते हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और मामले की जांच जारी है। थाना विजयनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि माता कॉलोनी स्वदेशी चौक प्रताप विहार में 2 पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसमें कि एक पक्ष जिसका नाम अमन पुत्र सोनी उम्र लगभग 22 वर्ष ने दूसरे व्यक्ति जिसका नाम आकाश पुत्र अशोक उम्र लगभग 26 वर्ष पर फायरिंग की घटना की है। घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। दोनों पक्ष आपस में परिचित हैं पहले से। अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में शराब ठेके पर कथित मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बता दें कि बहरामपुर के राहुल विहार स्थित एक शराब ठेके का है, जहां किसी बात को लेकर ग्राहकों और ठेका संचालकों के बीच जो है कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। वायरल वीडियो में कुछ युवक कथित तौर पर लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो के अंतिम हिस्से में एक पुलिसकर्मी भी मौके पर नजर आता है, जिसके बाद पुलिस की भूमिका को लेकर जो है कि वो सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता, घटनाक्रम और उसमें शामिल लोगों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का जो है मामला सामने आया है। घटना गुलावटी रोड पर मुर्गी फार्म के पास की बताई जा रही है। वहीं मृतक की पहचान करीब 50 वर्षीय लियाकत के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि लियाकत घर के बाहर सो रहे थे, तभी अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से उनके चेहरे पर वार कर दिया। हमले में उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और जो घटना स्थल से साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस घटना की वजह और हत्या की वजह और हमलावर की जो पहचान का पता लगाने में जुटी हुई है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे थाना सिकंदराबाद के मोहल्ला सद्दीक नगर में एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर यह जानकारी हुई है कि लियाकत पुत्र नसरू, जो कि देर रात्र में अपने घर के बाहर ही लेटे हुए थे और किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से रात्र में ही उनकी हत्या की गई है। शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हेतु आगे कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तहरीर प्राप्त। वहीं बहराइच में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर और बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गिरजापुरी के चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज से करीब 2,35,472 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे जो है हालात पैदा हो गए हैं। वहीं गुलरिया ग्राम पंचायत की करीब 14,000 की आबादी इससे प्रभावित बताई जा रही है। आपको बता दें कि हालात को देखते हुए प्रशासन जो है ग्रामीणों को नदी के किनारे जाने से रोक दिया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासनिक अमला पूरी तरह जो है वो अलर्ट मोड पर है और संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रशासन की नजर नदी के जलस्तर और प्रभावित इलाकों की स्थिति पर लगातार बनी हुई है। सहारनपुर से इस वक्त की जो है बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां बड़गांव थाना पुलिस की शातिर गौकशों से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आरोपियों ने टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आमिर के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान आरिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के कब्जे से तमंचे, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक और गोकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों पर पहले से गोवध अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 16 अगस्त को थाना बड़गांव पर जो है मुकदमा अपराध संख्या 210/26 गोवध अधिनियम के पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो है 3 टीमें बनाई गई थी और जो भी अभियुक्त इसमें शामिल थे, जो कि अज्ञात में लिखा गया था, उनकी धरपकड़ के लिए टीमें लगाई गई थी। आज जो 17 अगस्त को सुबह 5:30 बजे जो पुलिस टीम थी वो सब चेकिंग पे थी। जो है मोरा के जंगल के पास में एक युवक वो एक बाइक पे 2 युवक आते दिखाई पड़े, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। जो है उन दोनों युवकों ने पुलिस पर जो है जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा जो है जवाबी कार्रवाई की। वहीं गोंडा के कर्नलगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चोरों ने एक ही रात 4 घरों को निशाना बनाकर इलाके में सनसनी फैला दी है। बता दें कि हीरापुर कमियार के चौहानपुरवा में जो है शातिर चोर 4 घरों में घुसे। वर्तमान प्रधान पंकज सिंह के घर से 35 तोला सोना, 2.6 किलो चांदी और नगदी चोरी हुई है। वहीं पूर्व प्रधान के बेटे के घर से 2.50 लाख रुपए और लेखपाल के घर से 1.40 लाख रुपए नगद समेत जेवरात चोरी किए गए हैं। चोरों ने मशीनों की मदद से जो है घरों में सोना चांदी तलाशने की भी कोशिश की है। वहीं चौथे घर में महिलाओं की सतर्कता से चोरी की वारदात नाकाम हो गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। बता दें कि सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पीडीए की परिभाषा बार बार बदलती रहती है। प्रवक्ता ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के लिए बीजेपी से मुकाबला करने से पहले सुबह सपा अपना दल, निषाद पार्टी और आरएलडी जैसी राजनीतिक ताकतों से मुकाबला करना चुनौती होगी।
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर और सुभा सपा के सामने टिक नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी जिस प्रकार पीडीए की पुपाड़ी बजा रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है जैसे कोई फटा हुआ बांस बज रहा है, क्योंकि फटे हुए बांस की ध्वनि बार बार बदलती रहती है, जिस प्रकार अखिलेश यादव जी की पीडीए की परिभाषा बार बार बदलती रहती है। जहां तक 2027 के विधानसभा चुनावों की बात आ रही है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ना बहुत दूर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।